हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्षितिज भाग एक, जो कि 9वीं कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक निर्धारित की गई है, उसमें संकलित गद्य खंड में संकलित ल्हासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है ऐसी यात्रा, उस यात्रा का वर्णन, यात्रा वृत्तांत, जो लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का इसमें वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम लेखक परिचय। राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे था, लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इतनी भाषाएं उन्हें आती थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में, ये लेखन की विधाएं हैं, लेखन के तरीके हैं, में साहित्य सृजन किया, साहित्य की रचना की। सृजन का मतलब रचना। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 खंडों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय, लगभग जो समाप्त हो गई थी, गायब होने वाली थी, सामग्री का उद्धार कर, अर्थात उसको पुनः लिख करके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्तांत, यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उनके जैसा और कोई नहीं है जो यात्रा वृत्त लिखता है, यात्रा वर्णन करता है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उन्होंने घुमक्कड़ी का यानी पर्यटन, घूमने का, पर्यटन का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। मंजिल तक पहुंचना ही यात्रा का उद्देश्य नहीं, बल्कि घूमना ही उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, घूमने से क्या मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, ज्ञान में वृद्धि एवं अज्ञात अनजान स्थलों, जगहों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान, लेन देन होता है। जब हम घूमते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उससे न केवल हमारा मनोरंजन होता है, हमारा मन खुश होता है, बल्कि हमारे ज्ञान में, हमारे जानकारी में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। और हम जो अभी तक हमारे लिए जो जगहें अनजान होती थी, उन अनजान जगहों के बारे में भी हम जानते हैं। और उसके साथ साथ
वहाँ उस प्रदेश की, उस स्थान की भाषा और संस्कृति से भी परिचित होते हैं, और इस प्रकार हम अपनी संस्कृति भाषा को उन्हें देते हैं और उनकी भाषा और संस्कृति को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त, जो उनका प्राकृतिक वर्णन है, उसके अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन, वहाँ के जो लोगों का जो जीवन है, उसकी भी सुंदर झांकी, सुंदर झलकी या चित्र जो है प्रस्तुत किया है। ये जो पाठ है ल्हासा की ओर, संकलित अंश, ये जो संकलित किया गया है इस पुस्तक में, ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया, जब वो पहली बार अपनी तिब्बत यात्रा पर गए थे, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। एक बनावटी भेष में भिखमंगे का वेश बनाया, और उसमें तब उन्होंने वो तिब्बत यात्रा की थी, क्योंकि भारतीयों को उस समय तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसमें जो ये पाठ है, इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक, बड़े ही सुंदर शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से, इस यात्रा के वर्णन से हमें उस समय के तिब्बती समाज, उस समय तिब्बत का समाज कैसा था के बारे में भी जानकारी मिलती है, तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ देखते हैं। ल्हासा की ओर, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत को जाने के जिस रास्ते पर लेखक चल रहा था, उसका वर्णन कर रहा है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, ये फरी कलिंपोंग इस जगह का नाम है, का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, व्यापार के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए ही नहीं, बल्कि सैनिक रास्ता भी था, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी यह सैनिकों के आने जाने का रास्ता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ, उनकी छावनियाँ, फौजी छावनियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी सेना रहती थी। पलटन का मतलब सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब समय बदल गया है और फौजी मकान क्या हो गए, गिर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। दुर्ग के किसी किले के किसी भाग में, किसी हिस्से में, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा, जहाँ वो रहते हैं, निवास, बसेरा मतलब निवास बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, आबाद जिनमें लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ एक चीनी किला था, चीन का किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, क्योंकि वहाँ कुछ किसान लोग रहते होंगे, वहाँ पर वो चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। तिब्बत की जो यात्रा करते हैं, वहाँ यात्रियों के लिए बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सहूलियतें भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता का, ऊंच नीच का सवाल ही नहीं है, प्रश्न नहीं है। अर्थात वहाँ न तो जात पात और न ही ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं, और न ही औरतें क्या करती हैं, पर्दे में रहती हैं। बहुत निम्न श्रेणी, निचले दर्जे के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। बहुत ही नीचे दर्जे के जो भिखमंगे होते हैं, कहीं वो चोरी न कर लें, इस डर से लोग उन्हें घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप यात्री हैं, उनसे परिचित नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनके घर के अंदर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल क्या हो, अपरिचित हो, अनजान हो। तब भी घर की बहू
या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो घर की जो सदस्याएं हैं उन सदस्याओं को आप अपनी झोली में से चाय दे करके उनसे चाय बनवा सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी, उस चाय को आपके लिए बना देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। तिब्बत में वहाँ पर नमकीन चाय, उसमें मक्खन डाल करके पी जाती है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर, चोंगी एक बर्तन होता है जिसमें से वो चाय को कूटा जाता है और फिर उसे उबाला जाता है। चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, उसका नाम खोटी है, टोटीदार जिस पे टैप लगा हुआ है, टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक का मतलब जहाँ पर या लोगों को बिठाया जाता है, अतिथियों को बिठाया जाता है, वहाँ से अगर रसोई दूर है, चूल्हा दूर है और आपको डर है और आपको लगता है कि जो सामान आपने दिया है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, जो मक्खन आपने दिया है वो सारा का सारा आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। तो इतनी इजाज़त है कि आप खुद उनके चूल्हे या उनकी किचन में जा कर के, उनकी रसोई में जा कर के खुद चोंगी में चाय मथ करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। जब चाय का रंग निकल आता है तो तब मथने के बाद, जब चाय का रंग निकल आता है तो तब उसके बाद आप उसमें नमक और मक्खन डालें। तो उस गद्यांश में हमने देखा कि वहाँ का जो समाज है उस समाज में जाति पाति या छुआछूत का भेदभाव नहीं होता, औरतें पर्दा नहीं करती और आप अपरिचित होने के बावजूद भी आपका घर में अच्छी तरह से क्या किया जाता है, स्वागत किया जा सकता है। घर में आप चाहें तो अपने लिए चाय तक या तो बनवा सकते हैं या फिर स्वयं मथ सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से, वो जहाँ वो ठहरे थे चाय पीने के लिए, वो त्यागे हुए जो चीनी किला था उससे जब हम चलने लगे और लेखक के साथ उसका एक और मित्र है यात्रा के दौरान, वो मंगोल भिक्षु जिसका नाम सुमति है, हम आगे पढ़ेंगे भी, इसीलिए उसने वहाँ पर यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया हम। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी होता है टैक्स, होता है कर, होता है जो रास्तों में मांगा जाता है, मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। हमने यानी सुमति और लेखक राहुल सांकृत्यायन ने जो चिट थी वो येनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन यानी जो वहाँ का मजिस्ट्रेट था उसके हाथ से एक लिखी हुई जो चिट्ठी थी, राहदारी थी, जो कर का था, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से क्या की थी, प्राप्त की थी। मंगोल दोस्त जो उनका दोस्त सुमति था उससे उन्होंने क्या की थी, प्राप्त की थी, ताकि उन्हें किसी प्रकार रोका टोका न जाए। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव, थोंगला जो है तिब्बती सीमा का स्थान है, जगह का नाम है थोंगला, ये तिब्बती सीमा पर एक स्थान है, जगह है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान, बात अब आ गई सुमति की, ये जो बौद्ध भिक्षु, मंगोल भिक्षु है, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी, क्योंकि इनको भद्र वेश में, सज्जन वेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, इसलिए इन्होंने भिखमंगे के वेश में यात्रा की। तो सुमति के जान पहचान के लोग थे, इसलिए भिखमंगे के वेश में होने, भिखारी के वेश में होने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए क्या हुआ, अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे। अपनी तिब्बत यात्रा, 5 साल की तिब्बत यात्रा करने के बाद जब वो वापस लौटे 5 साल के बाद, वो इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं थे। तब वो भिखमंगे के रूप में नहीं थे, बल्कि एक सज्जन, एक भद्र का मतलब सज्जन यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि सुमति उस समय उनके साथ नहीं था। भिखमंगे होने
न होने के बावजूद भी, सज्जन होने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। जबकि पहली यात्रा पर जाते समय जब सुमति उनके साथ में था, भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी, क्योंकि जो मंगोल भिक्षु सुमति उनके साथ था, उसके जान पहचान के लोग थे, उन्होंने उन्हें रहने के लिए उचित स्थान दिया। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। भद्र वेश, सज्जन वेश में होने के बावजूद भी उन्हें किसी ने रहने के लिए स्थान नहीं दिया और एक गरीब झोपड़े में उन्हें रहना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। जिस समय वो पहुंचे थे तो उस समय जो लोग थे उनकी मनोवृत्ति पर, मनोवृत्ति का मतलब उनकी मनोदशा, उनके मन की उस समय दशा कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि वो आपको ठहरने के लिए स्थान दें या न दें। खासकर मुख्यतः शाम के वक्त, शाम के समय छंग पीकर, छंग होता है एक शराब जैसा पेय पदार्थ होता है छंग, जिसे ये शराब के जैसा एक पेय पदार्थ होता है, नशा होता है इससे। छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं, अपने होश को, अपनी चेतना को दुरुस्त मतलब ठीक रख पाते हैं। अर्थात और शराब पी कर के स्वयं ही अपना उनका ध्यान नहीं रहता तो फिर वो आने वाले का क्या ध्यान रखेंगे। अब हमें सबसे विकट, विकट का मतलब सबसे मुश्किल, सबसे विपत्ति वाला, सबसे कठिन डाड़ा, डाड़ा होता है एक ऊंची जमीन जिसका नाम क्या है, थोंगला, उसका नाम क्या था, थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। ये जो डांडे होते हैं, जो ये ऊंची ज़मीन जो है तिब्बत में, ये सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक ऊंचे, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई है और उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, कोई गांव नहीं होते। गांव नहीं होते तो लोग भी नहीं हैं, इसलिए सुनसान जगह हैं। मीलों तक, एक मील 1.6 किलोमीटर होता है, मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों किनारों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। पहाड़ों के कोने आ जाते हैं और नदी के मोड़ होने के कारण हम बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। जो डाकू लोग होते हैं, जो यात्रियों को लूटते हैं, उनके लिए छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। अगर तिब्बत में गांव में आकर के क्या हो जाए, खून हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तो तब तो खूनी को सजा मिल भी सकती है। जिसने खून किया है, अपराधी को सजा मिल सकती है, क्योंकि गांव के लोग उसके साक्षी हैं। लेकिन इन निर्जन, सुनसान, निर्जन का मतलब जहाँ लोग नहीं रहते हैं, सुनसान स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेकिन इन सुनसान स्थानों पर अगर किसी को डाकुओं ने मार भी दिया तो उसके लिए कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। सरकार है जो खुफिया विभाग यानी गुप्तचर विभाग, जो सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। एक तो जो सरकार है वो गुप्तचर विभाग पर, खुफिया विभाग पर और पुलिस पर खर्च नहीं करती, और दूसरा ये होता है कि उन सुनसान स्थानों पर कोई गवाह भी नहीं मिलता कि इसने इसका क्या किया, खून किया। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। डकैत जो डाकू होते हैं वो सबसे पहले आदमी को, जो यात्री करने वाला है, जिसको लूटते हैं, वो सबसे पहले उसको मार देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ है या नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कोई कानून नहीं है, हथियार पर प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग लाठी की तरह, जैसे बड़ी सहजता से लाठी ले जाते हैं, वैसे ही वो लोग पिस्तौल बंदूक यानी हथियार रखते हैं। और डाकू यदि जान से न मारे, यदि वो डाकू पहले उस यात्री को न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, भय है, डर है, उसके खुद अपने के प्राण संकट में जा सकते हैं, क्योंकि सबके पास हथियार होते हैं
हो सकता है कि डाकू से पहले वही क्या चला दे, हथियार चला दे, पिस्तौल चला दे या बंदूक चला दे। तो उसे अपने प्राणों का भय रहता है, इसलिए वो पहले आदमी को मार देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ है या नहीं है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। थोंगला बताया था आपको कि तिब्बत की जो सीमा है उससे पहले का जो एक जगह है। गांव वालों से पता लगा कि पिछले साल ही थोंगला के पास एक खून हो गया, एक व्यक्ति की हत्या हो गई। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, उतनी चिंता नहीं करते। लेखक कहता कि खून होने का हमें उतना डर नहीं था, क्योंकि हम भिखमंगे थे, क्योंकि हम स्वयं क्या थे, भिखारी थे, भिखारी के वेश में चल रहे थे। तो डाकू तो उन्हीं को लूटते कि जिनके पास कुछ हो, जो खुद भिखारी हैं। तो उन्हें लूटने का, उन्हें मारने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए वो कह रहे हैं कि खून का यानी हत्या का हमें उतना डर नहीं था। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते और जहाँ कहीं लगते कि ये डाकू है, डाकू जैसी सूरत देखते, टोपी उतार, तो हम टोपी क्या कर देते थे, उतार करके अपनी जीभ निकाल करके कुची कुची दया दया एक एक पैसा, कुची कुची एक पैसा, तो ये कह करके दया करके एक पैसा दे दो कहते हुए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन जो पहाड़ था उसकी चढ़ाई क्या थी, ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लाद कर, सामान ढोकर, पीठ पर सामान ढो करके कैसे चलते। और अगला पड़ाव जो रुकने का स्थान था, पड़ाव मतलब रुकने का स्थान 16-17 मील से कम नहीं था। 1 मील मैंने बताया 1.6 किलोमीटर होता है। तो आप लगा सकते हैं कि 16-17 लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी पर उनका अगला रुकने का स्थान था। तो इतनी चढ़ाई में वो सामान ढो करके कैसे चलते। इसलिए मैंने, अर्थात लेखक कौन, राहुल सांकृत्यायन, सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। कि यहाँ से लंकोर, वो भी जगह का नाम है, कि लंकोर तक क्या कर लें, 2 घोड़े किराए पर ले लें। सामान भी रख लेंगे कि हम उस पर सामान भी लाद देंगे और चढ़े चलेंगे और उन पर स्वयं सवार होकर के चल पड़ेंगे। इस प्रकार ये चढ़ाई हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। दूसरे दिन अब उन्होंने घोड़े किराए पर ले ले और उन घोड़ों पर सवार होकर के वो चढ़ाई चढ़ने लगे। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, डांडे से पहले जो ऊंचा स्थान था उससे पहले रुक करके उन्होंने एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त और दिन के समय डांडे के ऊपर जा पहुँचे। उस ऊंचे स्थान पर क्या पहुँचे, जा पहुँचे। हम समुद्र सतह से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के हजारों श्वेत का मतलब सफ़ेद शिखर, चोटियाँ, पहाड़ियाँ चले गए थे। अर्थात हिमालय के हजारों सफ़ेद चोटियाँ, पहाड़ियाँ वहाँ से दिखाई दे रही थी। भीटे, ये टीले के आकार का एक ऊंचा स्थान होता है, टीले के आकार का। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। नंगे का मतलब बिल्कुल खाली थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न वहाँ बर्फ़ की श्वेतिमा थी, अर्थात वहाँ बर्फ़ नहीं थी। न किसी तरह की हरियाली और न किसी तरह का वहाँ पर पेड़ पौधे थे जिसके कारण वहाँ क्या हो, हरियाली हो। उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। बहुत सारी चोटियाँ थी लेकिन उन पर बर्फ़ क्या थी, बहुत कम थी। सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जो डांडे जो ऊंचा स्थान है उसका, उस देवता का क्या था, स्थान था। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से क्या किया था, जिसे सजाया गया था। छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े के झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब उसके बाद हमें धीरे धीरे निचले स्थान की ओर चलना था, उतराई पर नीचे की ओर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, कठिन नहीं थी। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद 1-2 और सवार साथी उनके साथ थे जो घोड़ों पर सवार होकर के उनके साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जो लेखक का घोड़ा था वो कुछ धीरे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। लेखक ने समझा
कि उसका घोड़ा चढ़ाई के कारण क्या हो गया, थक गया है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है, उसकी गति, उसकी चाल धीमी हो गई है और उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए लेखक उसे और तेज चलने के लिए मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, धीरे धीरे वह बाकी यात्रियों से बहुत पीछे छूट गया और मैं डॉन क्विक्सटो, डॉन क्विक्सटो एक स्पेनिश उपन्यासकार सार्वंतेज हुए 17वीं शताब्दी में, उनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है डॉन क्विक्सोट। क्या उपन्यास है? डॉन क्विक्सोट। और उसका नायक, उसका हीरो है डॉन क्विक्सटो। वो भी क्या करता था, घोड़े पर क्या करता था, सवार होकर के चलता था। तो उसी को वो ये मान रहा है कि वही डॉन क्विक्सोट का जो नायक है डॉन क्विक्सटो, लेखक इस समय उसी तरह वो अपने आप को उसी तरह समझ रहा था की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था, मस्ती में चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, ये लग ही नहीं रहता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इतनी धीमी चाल थी उसकी, इसी कारण वह पिछड़ भी गया था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, जब उस पर वो थोड़ा सा बल प्रयोग करता तो वो और अधिक क्या हो जाता, सुस्त, धीमा पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह पर दो रास्ते क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। उसने बाएं तरफ का रास्ता पकड़ा और लेखक ने, और मील 1.5 मील चला गया। मैंने बताया था 1 मील 1.6 किलोमीटर होता है, तो लगभग वो 2-2.5 किलोमीटर चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। आगे जब उसने रास्ता पूछा तो उसने कहा कि वो उसने गलत रास्ते पर, वो बाएं बाएं की ओर नहीं मुड़ना था, बल्कि उसको दाएं वाला रास्ता क्या करना था, यानी राइट साइड का रास्ता पकड़ना था, इसलिए वो गलत रास्ते पर आ गया है। क्योंकि लंकोर जाना था तो लंकोर जाने वाला रास्ता दाहिनी तरफ से होकर के जाता था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, फिर वहाँ से वो वापस लौटा, फिर जहाँ दो रास्ते निकलते थे उसी स्थान पर पहुँचा और फिर वहाँ से उसने दाहिना रास्ता पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। 4-5 बजे यानी शाम के समय लगभग वो गांव से मील भर पर था, लगभग 1.5 किलोमीटर, अभी पहुंचा नहीं था गांव पर। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले, तो वहाँ देखा कि उसका जो वो मंगोल भिक्षु सुमति है वो उसका क्या कर रहा है, इंतजार, प्रतीक्षा कर रहा है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, आप मंगोलियन देखेंगे आपने, उनका चेहरा वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में था, और इस समय उनका जो मित्र था उसकी देरी के कारण वो और ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उसका चेहरा गुस्से के कारण और अधिक क्या था, लाल था। उन्होंने कहा, मैंने दो टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे होता है गोबर से बनाए हुए जो उपले होते हैं, उपले। कहता है मैंने ठंड से बचने के लिए अभी तक तुम्हारे इंतजार में दो टोकरी कंडे क्या कर लिए, फूंक डाले हैं, जला डाले हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया, 3-3 बार मैंने चाय को गर्म करके पिया है। मैंने बहुत नरमी से, बड़ी विनम्रता से, बड़ी शांत सहज भाव से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ये देर होने में मेरा कसूर नहीं है, मेरा दोष नहीं है, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, लेकिन देरी होने में मेरा दोष नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता, देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है, कितना जो सुस्त है, जो जिसकी गति चाल बहुत धीमी है। मैं तो सोचता था कि रात को ही पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी मैं शाम होने तक क्या हो गया, पहुंच गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, उतनी जल्दी उसका गुस्सा भी क्या हो गया, उतर गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान होता है जो उसके अनुयायी होते हैं, जहाँ वो पूजा पाठ इत्यादि करवाता है। पहले चाय सत्तू खाया गया, पहले वहाँ भी उसके जान पहचान वाले थे लंकोर में भी, इसलिए वहाँ भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। उसके वो जान पहचान वाले लोग थे, उसके यजमान थे, जिनके यहाँ वो पूजा पाठ करवाता था, इसलिए पहले वहाँ चाय सत्तू खाया। सत्तू जो
भुना हुआ जो अन्न है उसको, जौ चना जो इत्यादि उसको भून करके जो आटा बनाया जाता है उसको सत्तू बोलते हैं। रात को गर्मा गर्म थुक्पा, थुक्पा आप जानते हो, ठीक है, सत्तू या चावल के साथ हड्डी मांस के साथ पतली लोई की तरह पकाया गया जो खाद्य पदार्थ होता है वो थुक्पा। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला खाने के लिए। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, वहाँ से फिर वो आगे चले और अब वो तिंगरी, ये भी जगह का नाम है, तिंगरी के विशाल बड़े विस्तृत मैदान में थे। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जो विशाल मैदान था जो चारों ओर से पहाड़ों से क्या था, घिरा था। जैसे टापू होता है, टापू आपने देखा होगा कि द्वीप टापू जहाँ जिसके चारों ओर क्या होता है, जल होता है, पानी होता है और बीच में वो ज़मीन ऊपर उठी होती है। लेकिन ये विशाल मैदान था जिसके चारों ओर क्या थे, पहाड़ थे। टापू मालूम होता था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। उसी का नाम क्या है, समाधि गिरी। तिंगरी, तिंगरी जगह का नाम है, उसका नाम है पहाड़ी का। वो पहाड़ी है जहाँ पर समाधियाँ क्या हैं, बनी हुई हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। जो उसके आसपास के जो गांव थे वहाँ भी उसके कई यजमान थे जिनके घरों में पूजा इत्यादि करता था। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के, कपड़े की पतली पतली उसने चिरी, चिरी का मतलब फाड़ी हुई, बत्तियों के गंडे, गंडे होते हैं, एक मंत्र पढ़ करके गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, उनको क्या बोलते हैं, गंडा। तो कपड़े फाड़ करके उन पर मंत्र पढ़ करके और गांठ लगा करके वो अपने अपने यजमानों को क्या कर रहा था, बांट रहा था। पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। क्योंकि बोध गया से, जो बोध गया वो बुद्धिस्टों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, बोध गया जो बिहार में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान मिला था। तो वो बुद्धिस्ट का, बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थान है। और सुमति जो कि पूजा पाठ करने वाला आदमी है, वो बौद्ध मंगोल भिक्षु है, वो बौद्ध गया था और वहाँ से वो लेकर के आया था। अब वो तो कभी के ख़त्म हो गए थे, लेकिन कोई भी कपड़ा फाड़ करके वह लोग अपने यजमानों में बांट देता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो बोध गया से लाया हुआ पवित्र कपड़ा है। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, अपनी उन जो उसके यजमान थे उनके पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा या तो हफ्ते भर उधर ही लगा देंगे, लगा कि ये उन यजमानों से मिलते मिलते उनको गंडे बांटते बांटते ये तो एक हफ्ते का समय वहीं लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो। तब लेखक ने उनसे कहा कि जिस गांव में हमें रुकना है वहाँ भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँचकर रुपए दे दूँगा। इसके लिए जितना तुम्हें अपने यजमानों से पैसे मिलेंगे उसके बदले में मैं लहासा, जो तिब्बत की राजधानी लहासा है जहाँ के लिए वो यात्रा कर रहा था लेखक, कहता वहाँ जाकर के मैं रुपए दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार किया, उसने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया, भरिया का मतलब भारवाहक, भार उठाने वाला, ठीक है, भारवाहक, भरिया ढूंढने की कोशिश की जो उनके सामान को क्या कर सके, उठा सके, लेकिन कोई न मिला, लेकिन कोई भार उठाने वाला न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी, बहुत तेज़ मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट जो माथा है वो धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। जहाँ शेड पड़े, जहाँ छाया पड़ रही है धूप के सामने, जो सूरज के सामने आपका ललाट माथा है, तो वो तो धूप के कारण क्या हो रहा है, जल रहा है। लेकिन
पीछे कंधा जहाँ धूप नहीं जा रही है वो बिल्कुल, क्योंकि ऊंचाई पर है तो इसलिए वो क्या हो रहा है, बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, क्योंकि भरिया भार भाग मिला नहीं। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, जगह का नाम है, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चले। विहार ये बौद्ध मठ होते हैं। शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी है, जमींदार जागीरदारों में बटी है, जागीरदार हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, जो बौद्ध विहार हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनको बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं, अपनी अपनी जागीर में जो उनका हिस्सा है में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मतलब बिना किसी प्रकार के पैसे चुकाए हुए मुफ्त में, बेगार वही होते हैं, ठीक है, बिना पारिश्रमिक लिए काम करने वाला जो मजदूर होता है उसे बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो खेती की जो व्यवस्था है उसकी देखरेख के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जो जागीरदार होते हैं उनके लिए किसी राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र सज्जन व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। हालांकि जो लेखक का वेश ऐसा था, क्यों? क्योंकि लेखक उस समय किस वेश में था? भिखमंगे के वेश में था। ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, इतना आदर उन्हें देना चाहिए था। एक भिखारी था। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, वहाँ एक अच्छा सा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन, उनका अनुवाद की हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ, बड़े बड़े ग्रंथ जिनमें गहरा ज्ञान होता है, मोटी मोटी किताबें जिसमें बहुत ज्ञान राशि का जो भंडार होते हैं, पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन अर्थात लेखक वहीं जम करके बैठ गया। मेरा आसन भी वहीं लग गया, बैठने का स्थान। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। वो जो हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई पोथियाँ, ग्रंथ थे, वो बड़े मोटे से कागज़ पर अच्छे अक्षरों में क्या हुई थी, लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी, 15-15 किलो से कम नहीं थी, कम नहीं रही होंगी, इतनी भारी थी, इतनी मोटी थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर लेखक से कहा कि वो अपने आसपास जो जहाँ वो ठहरे हैं उसके आसपास, शेखर विहार के आसपास के जो गांव है वहाँ जाने के लिए उसने लेखक से जाने की अनुमति ली, उसकी अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। मैं पुस्तकों के भीतर का मतलब लेखक अब पुस्तकें पढ़ने में क्या हो गया था, रम गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसलिए उसे अब सुमति की उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लेखक को पढ़ने का शौक़ है। उसे 103 वो हस्तलिखित ग्रंथ मिल गए थे, इसलिए वो पढ़ने में व्यस्त हो गया। इसलिए उसने सुमति को जाने की क्या दे दी, इजाज़त दे दी, अनुमति दे दी। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे। लेखक ने समझा कि सुमति को वापस लौटने में 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेकिन वो उसी दिन दोपहर के बाद शाम को लौट आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। तिंगरी गांव जहाँ सुमति को जाना था वो शेखर विहार से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया। फिर वो वहाँ से आगे का रास्ता तय करने के लिए उन्होंने अपना अपना सामान वहाँ से उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और जो बौद्ध भिक्षु जो वहाँ के जागीरों की खेती बाड़ी की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था शेखर विहार में, जिस भिक्षु नमसे ने उनका आदर सत्कार किया था, उस भिक्षु नमसे से उन्होंने विदाई ली। ये एक अंश था ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, लेखक राहुल सांकृत्यायन की यात्रा का एक अंश, उसका एक वृतांत, एक वर्णन, ये यात्रा वृतांत। धन्यवाद।